नमस्कार छात्रों, आज मैं एमए सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए एक नया विषय लेके आया हूँ। आप जानते हैं कि आपका चतुर्थ प्रश्न पत्र भारतीय साहित्य का स्वरूप है और उसमें आपको 3 उपन्यास पढ़ने हैं, जिसमें से एक उपन्यास और उसके उपन्यासकार को आज मैंने लिया है। आज छात्रों, मैं आप सभी को रविंद्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व और कृतित्व को बताऊंगा कि उनका व्यक्तित्व कैसा था और उन्होंने कितनी रचनाओं का प्रणयन किया है, उन्होंने किस किस क्षेत्र में क्या क्या वर्णन किए हैं। देखिए, आपसे छात्रों इस पर जो प्रश्न बन सकते हैं वो इस प्रकार हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर का व्यक्तित्व कैसा है, विस्तार से समझाइए। तो इस प्रश्न का जब आपको उत्तर देना हो तो निम्न बिंदुओं के अंतर्गत जैसा मैं पढ़ाऊंगा अगले 1 घंटे तक, उसे आप देख करके उसी अनुसार से उत्तर देंगे। तो चलिए रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को बंगाल में हुआ था। बंगाल यानी बंगाल के कलकत्ता नामक नगर के समीप एक गांव में हुआ था। इनका परिवार एक संभ्रांत क्षत्रिय परिवार था। इनके परिवार में इनके जो पितामह थे द्वारिकानाथ, इन्होंने परिवार की समृद्धि की नींव रखी थी। परिवार में जितनी भी समृद्धि आई और जितनी धन संपदा आई, उसके कारण इनके पितामह द्वारिकानाथ थे, यानी इनके दादाजी ने ही इनकी संपत्ति और इनके कुल वैभव का मान आगे बढ़ाने का कार्य किया था। फिर इसी परंपरा में एक पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम देवेंद्रनाथ था और वे अपने नाम के अनुसार ही देवेंद्रनाथ कार्य करने वाले थे। इनका कार्य भी देवेंद्र अर्थात भगवान इंद्र के समान था। इन्होंने देवेंद्रनाथ जी जो थे वे एक हिंदू उदारवादी समाज सुधारक थे और ब्रह्म समाज से भी जुड़े हुए थे। ब्रह्म समाज जो है वह समाज में व्याप्त कुरीतियों और बुराइयों का विरोध करता है और ब्रह्म समाज से जुड़कर देवेंद्रनाथ ने एक ही शिक्षा और एक ही सभ्यता पूरे भारत में विकसित करनी चाहिए कि हम एक हैं, अखंड हैं। इस भावना को लेकर देवेंद्रनाथ आगे बढ़े थे। इसी बीच 7 मई 1861 ईस्वी को देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान पैदा हुई, जिनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर रखा गया। टैगोर इनकी जाति है, जो क्षत्रियों की एक जाति होती है, क्योंकि पिछली बार एक प्रश्न बना था कि टैगोर कौन सी जाति में आता है। तो विकल्प में 4 विकल्प थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उसमें देखिए क्षत्रिय कुल में ये उत्पन्न हुए थे, इस कारण से मैंने यहाँ चर्चा कर दी। तो पिता का प्रभाव बालक रविंद्रनाथ पर बचपन से ही पड़ने लगा, क्योंकि परिवार के पास अकूत धन संपदा थी और उस धन संपदा का उपभोग और उपयोग करना परिवार ने बचपन से ही रविंद्रनाथ टैगोर जी को सिखा दिया। रविंद्रनाथ टैगोर बचपन से ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्हें हिंदी, संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी भाषाओं का भी ज्ञान था। प्रारंभिक शिक्षा इनकी पास के ही गुरुकुल में हुई। इसके बाद धीरे धीरे ये बहुमुखी प्रतिभा लेकर जैसे जैसे ये बड़े होते गए, उसी तरह से इनकी प्रतिभा विकसित होती चली गई। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1877 ईस्वी में ही अपनी पहली रचना भारती नाम से लिखी, अर्थात मात्र 15 वर्ष की अवस्था में इनकी पहली रचना भारती नाम से छपी थी। ठीक है, भारती नाम से 1877 ईस्वी में इनकी पहली रचना प्रकाश में आई। फिर इसके उपरांत इन्होंने अपने लेखन कार्य को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया। इन्हें बचपन से संगीत, नृत्य, शिक्षा, सभ्यता, संस्कृति, संस्कार और वेदों की शिक्षा भी
घर से ही प्राप्त हुई थी। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, इन्होंने सन 1901 में भारत की शिक्षा की दुर्दशा देखकर एक कॉलेज की स्थापना, एक स्कूल की स्थापना की, जिसमें छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। और 1901 ईस्वी में उस स्कूल का नाम शांति निकेतन के नाम से खोला गया, जो गरीब और कम शिक्षित बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करवाने वाला सर्वश्रेष्ठ विद्यालय माना जाता था। धीरे धीरे इस शांति निकेतन स्कूल की बात चारों तरफ फैलने लगी और कम समय में ही इस शांति निकेतन स्कूल में 5000 से अधिक बच्चों ने एक वर्ष में ही एडमिशन ले लिया, जिस कारण से यह पूरे भारत में चर्चित हुआ और इस स्कूल की शिक्षा नीति पूरे भारत में धीरे धीरे फैलती गई। आज जो हम देखते हैं कॉन्वेंट स्कूलों में, जो हमें यह देखने को मिलता है कि डायरी इत्यादि बनाने की कला की शांति निकेतन की एक व्यवस्था थी जो सबसे ज़्यादा चर्चित रही थी, क्योंकि उस समय भारत के लोग उतने धनी नहीं थे और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वे बहुत फीस नहीं दे सकते थे। अतः जब फीस नहीं दे पाएंगे बच्चों के गार्जियन, तो वहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक भी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं रहे थे, जिस कारण से रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षकों की क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, शिक्षकों में अध्ययन के प्रति रुचि लाने के लिए उन्होंने एक तरह की व्यवस्था की। वह कैसी व्यवस्था थी? वह यह थी कि जैसे शिक्षक को जो पढ़ाना है, उसे पढ़ाने से पूर्व वह एक नोट्स तैयार करके ले आए और उस नोट्स को पढ़कर ही बच्चों में पढ़ाए। तो इससे दो बातों का फायदा हुआ। पहली बात ये थी कि कम विद्वान जो शिक्षक थे, बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षक नहीं थे, वे भी प्रतिदिन अध्ययन से एक अच्छी शिक्षा बच्चों को दे पाते थे और बच्चे भी कम योग्य शिक्षकों से अधिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। धीरे धीरे इसका विकास पूरे भारत में हुआ और आज यह जो क्षेत्र है, नोट्स बनाने वाला क्षेत्र है, यह व्यापक रूप ले चुका है। आज हर जगह यह नियम लागू है। तो इससे शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम सुधार करने का प्रयास 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही इसकी नींव रख दी थी। फिर इसके बाद 1901 के बाद 1906 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, तो बंगाल विभाजन के आंदोलन में सक्रिय सहभागिता रविंद्रनाथ टैगोर ने निभाई। रविंद्रनाथ टैगोर की यह विशेषता थी कि ये उस समय बंगाल विभाजन का जो आंदोलन था, उस आंदोलन में जिस आधार पर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का बंटवारा किया था, उसका इन्होंने पूरा जोर विरोध किया। इस कारण से ये कुछ दिनों तक नज़रबंद भी रहे थे, स्वयं नज़रबंद रहे थे, ब्रिटिश सरकार द्वारा नज़रबंद नहीं किए गए थे। तो ये प्रवृत्ति जो इनमें थी, ये इनकी प्रतिभा की परिचायक है कि इनमें कितनी भी बड़ी प्रतिभा थी। इसके बाद इनके पिता की मृत्यु हो गई, पितामह की भी मृत्यु हो गई, जिससे इनके ऊपर परिवार का पूरा भार आ गया। एक तरफ तो रचना कार्य करने में ये व्यस्त रहते थे और दूसरी तरफ इनके पास यह व्यवधान था कि पूर्वजों द्वारा प्राप्त हुई संपत्ति, जमींदारी व्यवस्था, जो जमींदारी व्यवस्था में ये पले बढ़े थे, उसका भी भार इनके ऊपर आन पड़ा था। जमींदारी व्यवस्था से ये अत्यंत ही
बखूबी रूप से निर्वाह कर रहे थे। जमींदारी व्यवस्था का पालन करते हुए इन्होंने अपनी लेखनी भी चलाई और इसके अलावा इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर विभिन्न देशों की यूनिवर्सिटियों ने इन्हें व्याख्यान देने के लिए बुलाया। खास करके मैं नाम लेना चाहूँगा यूरोप, अमेरिका, एशिया और इंग्लैंड, जापान, रूस आदि देशों में इनके व्याख्यान बहुत ही चर्चित रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी के बाद इनके व्याख्यान विदेशों में सबसे ज़्यादा चर्चित रहे थे। ये इनकी प्रवृत्ति थी। इस प्रवृत्ति को देखकर इनकी प्रतिभा का आकलन इसी बात से किया जा सकता है कि इन्हें कितने देशों ने, यूरोप के जो देश थे उन देशों ने इन्हें अपने यहाँ बुलाया। अमेरिकी उपमहाद्वीप में जितने भी देश हैं, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील इत्यादि देश, एशिया महाद्वीप में जितने भी देश हैं, जो अगल बगल की यूनिवर्सिटियां हैं, यहाँ तक कि चीन में भी इन्हें बुलाया गया था, इंग्लैंड में भी इन्हें बुलाया गया था, जापान में भी इन्हें बुलाया गया था और रूस में भी इन्होंने अपने व्याख्यान के माध्यम से लोगों को गौरवान्वित करने का प्रयास किया है। लगभग 19वीं शताब्दी में ये भारत के सबसे बड़े 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण में भारत के सबसे बड़े लेखक के रूप में ये प्रख्यात रहे थे। ये एक ऐसे कवि हैं जिनके दो गीत दो राष्ट्रों के राष्ट्रगान हैं। अब वो कौन से दो गीत हैं वो मैं आपसे बताऊंगा। सन 1891 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में एक गीत गाया गया था, जन गण मन अधिनायक जय हे। यह हमारे देश भारत का राष्ट्रगान है। और इसके बाद इनका एक गीत सोनार बंगला इनका जो गीत है, यह गीत बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। जनगण मन अधिनायक जय हे में ये भारत के समूचे अखंड भारत का प्रतिनिधित्व करते दिखाई देते हैं कि उस गणराज्य की जय हो जो पूरी दुनिया में अपनी शिक्षा और सभ्यता का विस्तार करता चला आया है। पंजाबी हो, गुजराती हो, मराठी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, चाहे उत्तर भारत के लोग हों, सभी एकजुट हैं। वे कहते हैं कि हमारा देश ऐसा है जो कल कल नदियों के प्रवाह से आगे बढ़ता चला जा रहा है, जिसमें भारतीयता की झलक दिखाई देती है, जो एक तरफ तो हिमालय से घिरा हुआ है तो दूसरी ओर समुद्रों से घिरा हुआ है, तीसरी ओर बर्फीली पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो चौथी ओर मैदानी भागों से भरा हुआ हमारा देश प्रत्येक बात से परिपूर्ण है। उस देश की जय हो। इसमें वे जनगण मन अधिनायक जय हे जो 1891 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया गीत था, आगे चलकर इसे हमारे भारत देश का राष्ट्रगान बनाया गया। इनका एक गीत सोनार बंगला है जो बंगाल का प्रतिनिधित्व करने वाला गीत था, जिस गीत में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बंगाली लोगों के रहन सहन, खान पान, चाल चलन, सभ्यता, संस्कृति और संस्कार का विस्तार से वर्णन किया है। जब बंगाल का विभाजन हो गया तो विद्रोह रविंद्रनाथ टैगोर जी ने मुखर रूप में किया
किंतु जब बंगाल पश्चिमी पाकिस्तान बना, पश्चिमी पाकिस्तान के बाद हमारे देश के लोगों ने 1971 में पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान द्वारा हुए हमले का जवाब देते हुए जब पश्चिमी पाकिस्तान को कब्जे में ले लिया, तो उस समय एक नया देश बना, बांग्लादेश। तो उस बांग्लादेश ने जो पश्चिमी बंगाल, जो पूर्वी बंगाल था, उस पूर्वी बंगाल ने सोनार बंगला नामक इनके गीत को अपने देश का राष्ट्रगान बना लिया। फिर इसके बाद इनके जीवन से संबंधित यह बात सबसे अच्छी लगती है कि सन 1892 ईस्वी में उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य में, ब्रिटिश शासन ने एक प्रवृत्ति अपनाई थी कि शिक्षा का उन्होंने, ब्रिटिश लोगों ने हेरफेर किया था। अर्थात पूरी तरह से जो भारतीय शिक्षा पद्धति थी, भारतीय शिक्षा की आश्रम पद्धति थी, उसे जबरन बंधक बनाया और उस शिक्षा को बदल दिया। शिक्षा हेरफेर, अर्थात वह शिक्षा जो थी, भारतीय जो शिक्षा थी, उसे बंद करके ब्रिटिश शिक्षा नीति को लागू किया गया, जिसका इन्होंने विरोध किया। और विरोध करते हुए सन 1901 ईस्वी में इन्होंने एक अपनी शिक्षा व्यवस्था को दर्शाने के लिए, आप जानते हैं कि शांति निकेतन की स्थापना की। उसके 22 वर्षों बाद, 20 वर्षों बाद, लगभग सन 1922 ईस्वी में इन्होंने विश्व भारती नामक एक कॉलेज की स्थापना की। विश्व भारती नामक कॉलेज की स्थापना की और शिक्षा की हेर फेर नीति का वहाँ इन्होंने विरोध किया। ठीक है छात्रों, अगर आपसे पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में, तो आप बता सकते हैं कि शिक्षा की हेर फेर नीति का विरोध किया। और विरोध करते हुए इन्होंने दो तरह के स्कूल, एक स्कूल खोला और एक कॉलेज खोला। जो स्कूल खोला उसका नाम शांति निकेतन था, जो 1901 ईस्वी में खुला था। मैंने पूर्व में आपसे चर्चा भी की थी कि वह कैसा स्कूल था। और विश्व भारती जो कॉलेज खोला गया, उसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय उच्च शिक्षा कैसी होनी चाहिए, उस उच्च शिक्षा के संदर्भ में अपने सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन किया। और वर्णन करने के अनुसार बाद उसी तरह की शिक्षा अपने उस विद्यालय में लागू की। और लगभग 1926 ईस्वी में, उसके 5 वर्ष बाद, विश्व भारती की स्थापना के 5 वर्ष बाद 1926 में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने इस विश्व भारती विद्यापीठ को अपने अधीन कर लिया। क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था, इस कारण से भारतीय शिक्षा नीति का अनुपालन करने वाला जो विद्यालय था, महाविद्यालय था, उसको कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा अंग्रेजी सरकार ने षड्यंत्र रच के इसे अपने अधीन कर लिया। तब से यह विश्व भारती इसी तरह से चल रही थी। किंतु भारत की आज़ादी के बाद भारत सरकार के अथक प्रयासों से इन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिए गए शिक्षा संबंधी विचारों के तत्वाधान में विश्व भारती का पुनः प्रतिस्थापन किया गया। और कलकत्ता विश्वविद्यालय में भी रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों को समाहित किया गया। और लगभग शिक्षा, संस्कृत, साहित्य के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान देने वाले रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु 7 अगस्त 1941 ईस्वी को हो गई। किंतु एक व्यक्ति के रूप में, एक समाज सुधारक के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में आज इनकी कृतियां हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। इनकी कृतियों से लाभान्वित हो करके न केवल बंगला साहित्य समृद्ध हुआ, बल्कि बंगला साहित्य के अनुकरण पर मराठी साहित्य,
हिंदी साहित्य भी अपनी नवीनता की ओर अग्रसर हुआ है। इनका योगदान अविस्मरणीय रहा है। इनकी निम्नलिखित कृतियां बताई जाती हैं। इन्होंने साहित्य के कई क्षेत्रों में लेखन कार्य किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चित ये उपन्यास के क्षेत्र में रहे हैं। इनके कृतित्व निम्नलिखित हैं। इसके बाद छात्रों, इन्होंने इनकी रचनाएं, सबसे पहले उपन्यासों के क्षेत्र में मैं चर्चा करना चाहूँगा। इनके कई चर्चित उपन्यास रहे हैं, जिनमें से पहला इनका उपन्यास बहुरानी का हार सन 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में तत्कालीन समय में स्त्रियों के गहने प्रेम को, आभूषण प्रेम को दर्शाया गया है कि किस तरह से आभूषण प्रेम में जो स्त्रियां हैं अपने गृहस्थी का ध्यान नहीं देती हैं। इसमें एक नव विवाहिता युवती है जिसे गहनों का अधिक शौक है। इसके गहनों के शौक के चक्कर में वह अपने न तो ससुर की कमाई का ध्यान देती है और न तो अपने पति की कमाई का ध्यान देती है। वह केवल अपने आभूषण की प्राप्ति के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचती रहती है। समय समय पर वह मुंह फुलाती रहती है। और इस उपन्यास में रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने ये बताने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के आभूषण प्रेम ने भारत देश को गरीब बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। भारतीय जो मध्यम वर्गीय समाज है, उसकी गरीबी का कारण स्त्रियों का आभूषण प्रेम है। फिर इसके बाद अगला उपन्यास है राजर्षि। यह 1887 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। इस उपन्यास में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने तत्कालीन समय में जो प्राचीन भारतीय सभ्यता थी उसका अनुकरण करते हुए अंग्रेजों से छुटकारा पाने के उपायों का चित्रण अपनी प्रतिभा के आधार पर किया है। अगला उपन्यास जो है उनका, वह है आँख की किरकिरी, जो 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो भारतीय मजदूर वर्ग है, मजदूर वर्ग और जो जमींदारी वर्ग है, दोनों के दृष्टिकोणों का चित्रण दो पात्रों के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है कि जो जमींदार वर्ग है वह यह सोचता है कि मजदूर हमारा शोषण कर रहे हैं, और जो मजदूर वर्ग है वह यह सोचता है कि हमारा शोषण जमींदार कर रहे हैं। जबकि इन दोनों के ऊपर अंग्रेज थे जो दोनों का शोषण करने में सबसे अग्रणी थे। इस बात को उजागर इन्होंने इस उपन्यास में किया है। नौका डूबी में भारतीय संस्कारों के पतन का चित्रण किया गया है। अगला उपन्यास जो गोरा उपन्यास है, इस उपन्यास में, ये आपके पाठ्यक्रम में भी निर्धारित है, इस उपन्यास में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति को लेकर इसके प्रमुख पात्र गोरा के माध्यम से यथार्थ स्थिति का अंकन करने का प्रयास किया है कि किस तरह से बंगाल में हिंदू मुस्लिम अनेकता व्याप्त है, और हिंदू मुस्लिम छोड़ दीजिए, हिंदुओं में भी जातीयतावादी प्रवृत्ति अपनी जड़ें कितनी मजबूत कर चुकी है, वह चित्रण प्रस्तुत करने वाला उपन्यास गोरा है। इसके बाद अगला उपन्यास चतुरंग है। इसका प्रकाशन सन 1916 ईस्वी में हुआ था। इस उपन्यास में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो दुनिया के रंग हैं उसे बताने का प्रयास किया है कि वही व्यक्ति सामने कुछ और होता है और जब पीछे चला जाता है तो वह कुछ और हो जाता है। वह बड़े से बड़ा व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति के भी कई रूप होते हैं।
वह अपने मित्रों के साथ अलग व्यवहार करता है, अपने संबंधियों के साथ अलग व्यवहार करता है, अपने घर वालों के साथ अलग ढंग से व्यवहार करता है और अपने से बड़े लोगों के साथ अलग ढंग से व्यवहार करता है। अर्थात उसकी स्थिति जो होती है वो बेपेंदी के लोटे के समान हो जाती है। इस बात को चतुरंग उपन्यास में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बताने का प्रयास किया है। इसके बाद इनका अगला उपन्यास घरे बाहरे है, जिसका प्रकाशन काल इनकी मृत्यु के बाद हुआ है, किंतु शैली के आधार पर यह इनका योगायोग से पूर्व लिखा हुआ उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास में ये किसी भी समाज में व्याप्त बुराई का चित्रण करते हुए बताते हैं इस उपन्यास के पात्रों के दृष्टिकोणों से कि जो भी समाज में लोग रहते हैं वो लोग अपने घर पर सभी को बंद कर कर रखना चाहते हैं, किंतु दूसरे के बच्चों को बिगाड़ना चाहते हैं, अपने बच्चों को सभ्य देखना चाहते हैं, दूसरे बच्चों को ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे से सभ्य कोई भी बच्चा नहीं है। अर्थात घर और बाहर की प्रवृत्ति का चित्रण करने वाला उपन्यास रविंद्रनाथ टैगोर का घरे बाहरे उपन्यास है। फिर इसके बाद योगायोग उपन्यास 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास का विषय था कि भारतीय प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का उत्कर्ष महर्षि पतंजलि द्वारा स्थापित योग के माध्यम से ही हो सकता है। तो योग की महत्ता का प्रतिपादन इसमें किया गया है और भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिक स्वरूप को उजागर किया गया है। सेसेर कविता 1931 में प्रकाशित हुई, सेसेर कविता नामक उपन्यास 1931 में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में बंगला सभ्यता का यथार्थ चित्रण, सत्य चित्रण किया गया है। इसके बाद अगला इनका उपन्यास दो बहनें 1930 में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में दो बहनों के अलग अलग दृष्टिकोण का चित्रण किया गया है और यह बताया गया है कि ये दोनों बहनें एक साथ पैदा हुई थी, एक समय पर पैदा हुई थी, पर दोनों आपस में बिछड़ गई बचपन में, जिससे एक बहन बहुत ही सभ्य, संस्कारी, शिक्षित हुई और दूसरी बहन सारी व्यवस्था होने पर भी न तो सभ्य हो सकी, न संस्कारी हो सकी, न शिक्षित हो सकी। अर्थात सामाजिक परिवेश का चित्रण इस उपन्यास में दो बहनें उपन्यास में चित्रित है। इसके बाद अगला उपन्यास सन 1934 ईस्वी में उपवन नाम से छपा था। इस उपन्यास में भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों का एक साथ बैठकर आपसी सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाना चाहिए उसका चित्रण हुआ है। अगला और अंतिम इनका उपन्यास है 4 अध्याय, जो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में जीवन के जो 4 अध्याय हैं, यानी पहला घंटा बचपन का, दूसरा जवानी, तीसरा बुढ़ापा और चौथी जो जर्जर अवस्था है उसका चित्रण करने का प्रयास रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस उपन्यास में किया है। इसके बाद कहानी के क्षेत्र में भी इन्होंने कई महत्वपूर्ण कहानियाँ की हैं जो निम्नलिखित हैं। इसके बाद इन्होंने लगभग 42 कहानियों की रचना की है, जिनमें से कुछ मुख्य 11 कहानियों का चयन हमने किया है, जो बहुत ही चर्चित कहानियाँ रही हैं, जो हिंदी साहित्य में भी अनुदित इनकी कहानियाँ हैं। उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि इनकी कहानियाँ श्रेष्ठ साहित्यिक प्रतिमानों को स्थापित करने वाली कहानियाँ हैं। इनकी सबसे पहली कहानी है काबुली वाला। इसमें इन्होंने एक चना बेचने वाला है, उसकी समस्या को उठाया है कि किस तरह से लोग उससे चना ले लेते हैं और जब पैसा देना होता है तो
उसे किस तरह से प्रताड़ित करते हैं। क्षुधित पाषाण इनकी अगली कहानी है। इसके बाद एक रात्रि, कन्यादान, शास्ति, महामाया, लेन देन, निशीथ, गुप्त धन, संपत्ति धन, कादम्बिनी, इनकी महत्वपूर्ण कहानियों में से एक कहानियाँ हैं। अब मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि इनकी जो कहानी है, इनकी कहानी जो प्रतिनिधि कहानी जो सबसे ज़्यादा चर्चित रही हैं, ये काबुलीवाला और क्षुधित पाषाण हैं। इन कहानियों पर फिल्म भी बनाई गई है। इसके बाद एक रात्रि, कन्यादान और शास्ति नामक जो कहानियां हैं, यह एक तरह से प्रेम कहानियां मानी जाती हैं। इसमें कलकत्ता की गलियों में जो बालक मन में पनपने वाला प्रेम है, उसका चित्रण इन तीनों कहानियों में व्यक्त हुआ है। सामाजिक कहानियों में महामाया और लेन देन कहानी का नाम स्पष्ट रूप से लिया जा सकता है, और निशीथ, गुप्त धन, संपत्ति धन, कादम्बिनी कहानी इनकी सांस्कृतिक कहानियों में गिनी जाती हैं। ये सांस्कृतिक कहानियाँ सबसे ज़्यादा चर्चित रही हैं। इन 11 कहानियों का विविध भाषाओं में अभी तक 43 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। यदि इनकी कहानियों का हम विश्लेषण प्रस्तुत करें तो भारतीय साहित्य में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र जो संस्कृत साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानियां हैं, पंचतंत्र कहानियों के बाद सबसे अधिक अनुदित होने वाली किसी की कहानियां हैं तो वो रविंद्रनाथ टैगोर की कहानियां हैं। उनके बाद मुंशी प्रेमचंद जी भारतीय साहित्य के ऐसे कथाकार हैं जिनकी कहानियां सबसे ज़्यादा अनुदित हुई हैं। किंतु एक कथाकार के रूप में यदि संपूर्ण कहानियों का अनुवादक रूप में हम चित्रण देखें तो सबसे ज़्यादा अनुदित होने वाली कहानियाँ पंचतंत्र के बाद रविंद्रनाथ टैगोर की कहानियाँ हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियाँ इनसे अधिक अनुदित नहीं हुई हैं। मुंशी प्रेमचंद की केवल एक कहानी है, पूस की रात, जो इनकी कहानियों से ज़्यादा अनुदित हुई है। किंतु यदि हर कहानी को देखा जाए तो हर कहानी इनके बराबर अनुदित नहीं हो पाई है। अतः इनकी कहानी, ये कहानी के क्षेत्र में भी अत्यंत प्रासंगिक कथाकार के रूप में विख्यात रहे हैं। अब इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर के नाटकों की चर्चा आती है कि इनकी रचनाओं में नाटकों का दृष्टिकोण कैसा रहा है, उसकी चर्चा मैं अब आपसे करने चल रहा हूँ। तो ध्यान से देखते रहिए वीडियो। इन्होंने नाटकों के क्षेत्र में भी अपनी लेखनी चलाई और इनका जो पहला नाटक है वह प्रतिभा नाम से सन 1881 ईस्वी में प्रकाश में आया। प्रतिभा नाटक में इनकी लेखनी जो थी वह परिपूर्ण नहीं हुई थी, अतः इस नाटक में दोष भी मिल सकता है। किंतु यदि कथा के रूप में देखा जाए तो प्रतिभा नाटक की कथा अत्यंत ही महत्वपूर्ण कथा है। इस नाटक में लोक जीवन की समस्या को बेबाकी के साथ रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उठाया है। अगला इनका नाटक है काल मृगया, जो सन 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। काल मृगया में अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे शैक्षिक बदलावों और शिक्षा नीति के अंत की बात कही गई है। उदाहरण के रूप में इन्होंने इस बात को बताया है, जैसे मैं अभी आपको स्पष्ट करना चाहूँगा इस नाटक में, काल मृगया नाटक में, कि किस तरह से भारतीय शिक्षा पर आघात करके अंग्रेज भारतीय शिक्षा को अपनी शिक्षा बता रहे हैं। इस बात को उभारा गया है कि जैसे आप ये समझिए कि लगभग 1850 तक भारत में शिक्षा का माध्यम संस्कृत रहा था या फारसी रहा था। तो संस्कृत शिक्षा चलने से भारत की अर्थव्यवस्था और विकास दर बहुत अच्छी थी, शैक्षिक व्यवस्था भी भारत में अधिकतम थी। किंतु जैसे ही अंग्रेजों ने
आश्रम पद्धति की शिक्षा बंद करके और उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा थोप दी और फारसी के और आश्रम पद्धति के संस्कृत विद्यालयों को बंद कराया, तो तुरंत ही भारत की विकास दर पर व्यापक प्रभाव पड़ा कि जहाँ सभी लोग शिक्षित थे, जब अब अंग्रेजी जो पढ़ेगा केवल उसी को जब शिक्षित माना जाने लगा, तो उस समय भारत में शिक्षा व्यवस्था शून्य हो गई। इसी बात को काल मृगया नामक नाटक में उठाया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये बताया कि जब अंग्रेजी पढ़ने वाला और अंग्रेजी जानने वाला शिक्षित माना जाएगा, तब तो भारत में शून्य लोग शिक्षित हैं। तो इस कारण से इसका व्यंग्यात्मक चित्रण काल मृगया नाटक में देखने को मिल जाता है। अगला नाटक इनका है रुद्रचंद्र, जो 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसमें भारत की अलौकिक शक्ति संपन्नता की बात की गई है। यहाँ पर भगवान हनुमान के अवतारी रूप का चित्रण किया गया है कि भगवान हनुमान जन्म लेंगे और हमें इस अंग्रेजों की इस गुलामी से आज़ाद करवाएंगे। फिर इसके बाद इनका अगला नाटक है राजा और रानी, जो सन 1889 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस नाटक में जमींदार राजा और रानी को केवल एक नाम दिया गया है, जबकि वे वास्तविक राजा और रानी नहीं है, इस बात का चित्रण हुआ है। अगला नाटक है विसर्जन नाटक, 1890 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। इस नाटक में जो पुरोहित वर्ग है वह समाज में पढ़ा लिखा न होकर भी अपने आप को पढ़ा लिखा घोषित करता है और प्रत्येक बात का अंत करने का श्रेय स्वयं लेना चाहता है। इस बात का चित्रण टैगोर जी ने इस विसर्जन नाटक में प्रस्तुत किया है। अगला नाटक चित्रगंधा है, जिसमें चित्रगंधा नाम की सुंदरी को लेकर भारत की प्राचीन विरासत का चित्रण हुआ है। यह नाटक सन 1892 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद इनका अगला नाटक है विदाई अभिशाप, जो 1894 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस नाटक में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक स्त्रियों के विवाह के उपरांत हुई विदाई को अभिशाप मानते हैं कि वह परिवार जहाँ बच्ची पैदा हुई, धीरे धीरे बड़ी हुई, फिर इसके बाद उसका विवाह हो जाने के बाद घर के लोग उसे पराया समझने लगते हैं। इस नाटक में यह बताया गया है कि जिस छोटी सी बच्ची ने किसी घर में पैदा होकर घर की चौमुखी सेवा की, शुश्रूषा की, लगभग उसके विवाह के कुछ समय उपरांत जब 3 से 4 वर्ष बीत जाते हैं, तो उसे उस घर में रहने के लिए एक कमरा भी नहीं मिलता है और उसे घर के बरामदे में स्थान दिया जाता है। यह स्त्रियों की विदाई को अभिशाप के रूप में चित्रित करने का प्रयास रविंद्रनाथ टैगोर जी ने विदाई अभिशाप नाम से किया है। फिर इसके बाद इनका अगला नाटक है गांधारी का आवेदन, जो सन 1897 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में इस नाटक में माफ़ करिएगा, इस नाटक में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो पांडवों की पत्नी थी पांचाली, उन्हें गांधारी बता करके और उनके जो द्रौपदी थी, द्रौपदी के वास्तविक चित्र को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि द्रौपदी की बात किसी ने नहीं माना और द्रौपदी को पांचाली बनाकर रख दिया गया। तो उस बात का चित्रण 1897 ईस्वी में गांधारी का आवेदन नामक नाटक में किया गया है। इसके बाद नरकवास अर्थात स्त्रियों की वेश्यावृत्ति की चर्चा नरकवास नामक नाटक में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की है। इसके बाद अगला नाटक इनका है सती। इसका प्रकाशन काल निश्चित नहीं है। सती में स्त्रियों द्वारा पुरुषों द्वारा किए जा रहे स्त्रियों के ऊपर अत्याचार का चित्रण किया गया है कि जब पुरुष की मृत्यु हो जाती है
तो उसे यदि वह स्वेच्छा से सती हो जाए तो ठीक है, नहीं तो उसे जबरन आग में झोंक दिया जाता था, जला दिया जाता था, उसे नष्ट कर दिया जाता था। इस बात का चित्रण सती नामक नाटक में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया है। अगला जो इनका नाटक है वह मुकुट नाटक है, जो 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस नाटक में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राज मुकुट अर्थात भारत की स्वतंत्रता को लेकर अपनी बातें उठाई हैं कि भारत कब स्वतंत्र होगा और भारत का स्वाधीन राजा भारत में राज्य करेगा। अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति देने की बात मुकुट नामक नाटक में की गई है। प्रायश्चित नाटक पौराणिक नाटक है। इसमें पौराणिक देवी देवताओं को लेकर बातें उठाई गई हैं। अगला जो नाटक है वो शरदोत्सव नाटक है, जो अंग्रेजों पर व्यंग करते हुए चित्रित किया गया है कि अंग्रेज किस तरह के लोग हैं, उन पर व्यंग करते हुए व्यंग्यात्मक बातों का चित्रण रविंद्रनाथ टैगोर जी इस नाटक में करते हैं। इस तरह से छात्रों इनका अगला नाटक है राजा, जो 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह भारत के ऐतिहासिक राजा हर्ष का चित्रण करने वाला था। तो इस नाटक में हर्ष के समय में भारत की समृद्धि, सभ्यता, संस्कृति के उत्कर्ष की बात उठाई गई है। इनका अगला नाटक है अचलायतन, जो 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अचलायतन नाटक में इन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त बुराई, जैसे जाति प्रथा, धर्म प्रथा, संप्रदाय प्रथा, इन बुराइयों ने भारतीय समाज के विकास का कैसा अंत किया है, उस व्यवस्था को लेकर अपने व्याख्यान के माध्यम से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है कि इन बुराइयों को अब दूर करने की आवश्यकता है। जैसा कि आप देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी नाटक जैसा जिस तरह की व्यंग व्यवस्था करता है, उसी तरह की व्यवस्था अचलायतन नामक नाटक, रविंद्रनाथ टैगोर का नाटक ऐसी भावना को लेकर चित्रण प्रस्तुत करता है। अगला नाटक है डाकघर, जो 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इस नाटक में हम यह देखते हैं कि जो अंग्रेजों ने संप्रेषण के लिए, आपसी बातचीत के लिए एक नई व्यवस्था का संचालन किया था, डाक व्यवस्था का, उस व्यवस्था की प्रशंसा की गई है कि किस तरह से भारतीय आज़ादी के आंदोलनकारी एक दूसरे से पत्र व्यवहार कर एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। चाहे वह दक्षिण भारत का व्यक्ति हो, वह डाक व्यवस्था के माध्यम से उत्तर भारत से जुड़ जाता है और जिससे अंग्रेजों के लिए ही खतरा उत्पन्न हो गया है। और डाकियों की स्थिति डाकघर उपन्यास में कि डाकिया किस तरह से स्वेच्छाचारिता करता है। अगला इनका नाटक है फाल्गुनी नाटक। इसका प्रकाशन 1916 ईस्वी में हुआ था। इसमें होली के समय में भारतीय समाज में एक दूसरे के प्रति किए जा रहे वाग व्यवहारों का चित्रण प्रस्तुत हुआ है। अगला नाटक है रक्तकरणी। रक्तकरणी नाटक में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने रक्त संबंधों की चर्चा की है कि पूरा भारतीय समाज एक ही रक्त से, एक ही खान पान से, एक ही पहनावे से और एक ही संस्कृति से कैसे एकजुट है। चारों तरफ 4 मठों की स्थापना, 4 तीर्थों की स्थापना और 4 महाकुंभों की कुंभ की स्थापना, जहाँ पर कुंभ मेले लगते हैं, उनकी बात कही गई है। अगला गृह प्रवेश चंडालिका। इसमें गृह प्रवेश के समय एक स्त्री द्वारा बायां पैर पहले रखकर घर में वह स्त्री जब चली जाती है तो उसे किस तरह से पूरा उसका मोहल्ला, उसका गांव एकजुट होकर चांडाल घोषित
कर देता है, उस बात का चित्रण इसमें प्रस्तुत हुआ है। अगला नाटक है ताराघर। यह व्यंग्यात्मक नाटक है। इसमें अंग्रेजों के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कैद करके प्रताड़ित करने की कथा का वर्णन किया गया है। अगला नाटक हास्य कौतुक है। अंग्रेजों पर व्यंग करते हुए लिखा गया है, व्यंग कौतुक है। इसमें भी अंग्रेजी शासन व्यवस्था, अंग्रेजी सभ्यता, अंग्रेजी संस्कृति, अंग्रेजी संस्कार का विस्तार से वर्णन किया गया। अंग्रेजी संस्कार का विस्तार से व्यंग प्रस्तुत किया गया है। तो छात्रों, आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और अगले वीडियो में ये मैं सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए एक अगला विषय लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।